स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझने से पहले हमें उत्पादन संभावना वक्र की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि हम किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को आसानी से समझ सकें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित मात्रा में होते हैं। अनंत आवश्यकताओं और इस सीमित साधनों के मध्य हमें सामंजस्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो संसाधन की तीन विशेषताएं होती है। मुख्य रूप से एक तो संसाधन हमारे पास जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि यानी जो भी संसाधन है वो सीमित मात्रा में होते हैं, यानी उनकी मांग ज्यादा होती है परंतु उसकी पूर्ति कम होती है। दूसरा, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे उत्पादन के साधन की हम बात करते हैं तो उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। हम एक बात करते हैं, मान लीजिए हम एक भूमि संसाधन को लेते हैं तो भूमि की पूर्ति क्या है, जितनी भूमि की मांग है उसकी तुलना में भूमि की पूर्ति सीमित मात्रा में है। इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि भूमि पर हम चावल बोए या गेहूं बोए। तो ये चयन की समस्या हो जाती है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। तो इन अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच में हमको चयन करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें, किन आवश्यकताओं की पूर्ति बाद में करें। इसी संदर्भ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीसी कर्व के नाम से जाना जाता है, उत्पादन संभावना वक्र। ये उत्पादन संभावना वक्र है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। किसी देश के जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों से कितना हम उत्पादन कर सकते हैं, अब मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसको उत्पादन संभावना की संज्ञा दी जाती है। जैसे देश में जितने भी भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और सांस, यानी जो उत्पादन के पांचों साधन हैं, इन पांचों साधनों को मिलाकर हम टोटल कितना उत्पादन, मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हैं, यानी जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, जो उत्पादन के संसाधनों को अपनी पूर्ण क्षमता से काम में लेने पर देश में जितना में अधिकतम उत्पादन हो सकता है उसे उत्पादन संभावना कहा जाता है। और जब ये उत्पादन है, इसको अगर हम वक्र के रूप में अगर बताते हैं तो इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि देश में, मान लीजिए देश में जितना भी श्रम है, जितना देश के अंदर जितने भी उत्पादन के संसाधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, मान लीजिए सारे के सारे संसाधन हम एक्स वस्तु के बनाने में लगा दें, यानी एक्स वस्तु का उत्पादन करने में हमारे देश में जितने भी संसाधन है, जितने भी भूमि है उसको प्रयोग में लें, जितनी भी पूंजी है उसको भी प्रयोग में लें, जितना भी श्रम है उसको हम उस भूमि पर लगा दें, और मान लीजिए हमारे यहाँ OA प्रोडक्शन हो सकता है। जितना भी देश में संसाधन है उस सारे संसाधन को प्रयोग में लेने पर OA उत्पादन X वस्तु का हो सकता है। अगर वह सारे के सारे संसाधन, जितने भी भूमि है, पूंजी है, श्रम है, प्रबंध है, साहस है, अगर हम Y वस्तु के उत्पादन में लगावे हैं तो मान लीजिए OB प्रोडक्शन हो सकता है, यानी जितने भी देश के संसाधन है उसको अगर X वस्तु पर लगावें तो OA X वस्तु का उत्पादन हो सकता है, और जितने भी देश के संसाधन है उनको अगर हम Y वस्तु के उत्पादन पर लगाते हैं तो OB उत्पादन हो सकता है। तो OA और OB को मिलाने वाले वक्र को हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये जो वक्र है इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल से हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी देश में जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों को
यदि हम X वस्तु के उत्पादन में लगाएं तो मैक्सिमम OA X वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, और वो सारे के सारे संसाधन अगर हम Y वस्तु के उत्पादन में लगावें तो मान लीजिए OB Y वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो A और B को मिलाने वाली रेखा जो है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। यानी ये वक्र ये बताता है कि अगर मान लीजिए हम X वस्तु इतनी बनाना चाहते हैं X1, तो Y वस्तु हमारी इतनी ही बनेगी, क्योंकि X वस्तु इतनी बनी है, Y वस्तु ज्यादा बन जाएगी, Y3 बन जाएगी, X वस्तु X1। अगर हम X वस्तु का उत्पादन बढ़ाकर X2 करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमने उत्पादन के साधन X वस्तु पर बढ़ाए, और X वस्तु पर उत्पादन के साधन बढ़ाए तो Y वस्तु पहले की तुलना में क्या होगी, कम होगी। X वस्तु का उत्पादन OX बढ़ा तो Y वस्तु का उत्पादन OY घटेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे प्रयोग में ले रहे हैं। अगर हमको X वस्तु ज्यादा बनानी है, X वस्तु का उत्पादन हम X3 करना चाहते हैं क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में अगर X वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं हम, वो X1 उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो Y वस्तु का उत्पादन हमको घटाना पड़ेगा, OY1। यानी उत्पादन संभावना वक्र विभिन्न स्तर पर उत्पादन की संभावनाओं को दिखाते हैं कि देश में जो भी उपलब्ध संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों से हम कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छी से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भूमि है, देश की जितनी भी भूमि है उसको अगर हम गेहूं के उत्पादन में लगावें तो पूरी की पूरी भूमि को हम गेहूं के उत्पादन में लगावें, कपड़े के उत्पादन में या कपास के उत्पादन में बिल्कुल भी भूमि का प्रयोग नहीं लें तो यहाँ देखिए 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। अगर हम 1000 गांठे कपड़ा बनाना चाहते हैं तो चूंकि भूमि सारी की सारी पहले हमने कृषि उत्पादन में या गेहूं उत्पादन में सारी की सारी भूमि को प्रयोग में ले रहे थे, तो अगर हमें कपड़ा उत्पादित करना है तो गेहूं से थोड़ी भूमि को घटाना पड़ेगा कपड़े का उत्पादन करने के लिए। तो अगर हम कपड़े का उत्पादन करते हैं तो 1000 गांठे कपड़े का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का उत्पादन 100 लाख टन की जगह 90 लाख ही टन हो पाता है। फिर अगर हम कपड़े का उत्पादन 1 से 2000 गांठे करना चाहते हैं तो फिर गेहूं का उत्पादन और घटकर हमारा 90 से 70 लाख टन ही रह जाता है। यानी देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है। मान लीजिए देश की जितनी भी भूमि है, जितनी भी संसाधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और सांस, सारे के सारे गेहूं के उत्पादन में लगा दिए जाए तो हमारे यहाँ 100 टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। ये देखिए हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 टन है। ये हमने ले लिया गेहूं का उत्पादन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यानी देश में जितने भी संसाधन है सबको गेहूं के उत्पादन में लगाएं तो गेहूं का उत्पादन जो है लाख टन में हो सकता है 100 लाख। और अगर जितने भी संसाधन है उनको वाय वस्तु कपड़ा या हम इसको लिख सकते हैं कपास का उत्पादन 1000 गांठे। तो यहां देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इतना हम मैक्सिमम कपास बना सकते हैं। 1000 गांठे, 2000 गांठे, 3000 गांठे और 4000 गांठे। तो ये जो मिलाने वाला वक्र है इस वक्र को बोलेंगे उत्पादन संभावना। अगर देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु बताता है कि जितने भी संसाधन है देश में सारे गेहूं के उत्पादन में लगा दिए जाए तो 100 जो है लाख टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। और सारे के सारे संसाधन जो है वो कपास के उत्पादन में लगा दिए जाए तो 4000 गांठों का उत्पादन हो सकता है। यानी मैक्सिमम हम गेहूं का उत्पादन 100 लाख टन कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कपास का उत्पादन 4000 गांठों का कर सकते हैं। अब देखिए अगर सारे संसाधन हमने गेहूं उत्पादन में लगाए तो हमारे उत्पादन होगा OA और सारे संसाधन हमने अगर कपास उत्पादन में लगाए तो उत्पादन होगा OE। यानी सारे संसाधन तो E और A को मिलाने वाला वक्र, इस वक्र को बोलते हैं उत्पादन
संभावना वक्र, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है। अब देखिए, अगर हम ये डिसाइड करें कि हमको गेहूं का भी उत्पादन करना है और कपास का भी उत्पादन करना है, तो हम दूसरे स्तर पर आ सकते हैं, जहां देखिए हमने 1000 गांठें बनाई है और गेहूं इतना बनाया। ये बिंदु है बी। इस बी बिंदु पर क्या है, जो भी संसाधन है उन संसाधन से हम गेहूं का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। 90 लाख टन गेहूं का उत्पादन करते हैं और 1000 टन हम कपास का उत्पादन करते हैं। अगर और कपास का उत्पादन बढ़ाना है तो नई पोजीशन में ये देखिए यहां आता है सी बिंदु। सी बिंदु पर देखिए गेहूं का उत्पादन है वो 70 लाख टन है और कपास का उत्पादन 2000 गांठें है। इसी प्रकार से अगर हमें कपास का उत्पादन और बढ़ाना है तो यहां देखिए ये डी बिंदु है। डी बिंदु पर गेहूं का उत्पादन है 40 लाख टन और कपास का उत्पादन है 3000 टन। यानी उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि देश में जो उपलब्ध संसाधन है उससे मैक्सिमम गेहूं का उत्पादन कितना किया जा सकता है और मैक्सिमम कपास का उत्पादन कितना किया जा सकता है। इन दोनों वक्र ए और ई बिंदु को मिलाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगर एक ही वस्तु का उत्पादन करना है और गेहूं का ही उत्पादन करना है तो उत्पादन ओए पर होगा, जहां 16 टन गेहूं का उत्पादन होगा, जिसमें सारी की सारी देश में जितने भी उपलब्ध भूमि है उसको प्रयोग में लिया जाएगा। जितना भी भूमि के अलावा अन्य संसाधन है, श्रम भी सारा गेहूं के उत्पादन में लगेगा, पूंजी भी गेहूं के उत्पादन में लगेगी, प्रबंध भी गेहूं के उत्पादन में लगेगा। और देश में माना सारा का सारा संसाधन हमने गेहूं के उत्पादन में किया तो ओए उत्पादन किया जा सकता है। और देश के सारे संसाधन को हमने कपास उत्पादन में प्रयोग में लिया तो 4000 गांठें बन सकती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ देखिए उत्पादन संभावना वक्र में आप एक चीज देखेंगे कि अगर आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो कपास के उत्पादन को घटाना पड़ेगा। हमारे पास देखिए पहली पोजीशन ये है, ई बिंदु पर संतुलन में है, जहां ई बिंदु पर देखिए 4000 गांठें गेहूं कपास का उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन बिल्कुल शून्य होता है। अगर हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाते हैं तो 40 लाख टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा तो उसकी वजह से हमको 1000 कपास की गांठें कम उत्पादित हुई। फिर हम गेहूं का उत्पादन 40 से 70 लाख टन तक करना चाहते हैं। तो यह देखिए सीमांत उत्पादकता गेहूं की गिरती है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि मैक्सिमम हम कितना गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना कपास का उत्पादन कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों ही वस्तु का उत्पादन करना है तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कितना कपास की आवश्यकता है और कितने कपड़े की आवश्यकता है। यदि हमको कपड़े की आवश्यकता कम है तो हम बी बिंदु पर संतुलन में हो सकते हैं, जहाँ 90 लाख टन हम गेहूं का उत्पादन करेंगे और 1000 गांठें हम कपास का उत्पादन करेंगे। यदि हमको कपड़े की और ज्यादा आवश्यकता है तो हम सी बिंदु पर संतुलन में हो सकते हैं, जहाँ हम 70 लाख टन गेहूं का उत्पादन करेंगे और 2000 गांठें कपास का उत्पादन करेंगे। यदि हमें कपड़े की ज्यादा आवश्यकता है, गेहूं हमारे पास पुराना पहले से अवेलेबल है या पड़ोस के रास्ते हम सस्ती दर पर गेहूं खरीद सकते हैं, तो हम उत्पादन डी बिंदु पर कर सकते हैं, जहां हम 3000 गांठें कपास का उत्पादन करेंगे और 40 लाख टन गेहूं का उत्पादन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो ये बताता है कि कितना मैक्सिमम उत्पादन हम कर सकते हैं। देखिए हमने ये पहले से बताया है कि चूंकि संसाधन सीमित मात्रा में है, इस कारण से हम असीमित मात्रा में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगर हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमको कपास का उत्पादन कम करना पड़ेगा, यदि हम कपास का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमको गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए उत्पादन संभावना वक्र है, ये ऋणात्मक ढाल युक्त होता है। ये देखिए हमने उत्पादन संभावना वक्र लिया, ये ओ ए हमारा ये मान लीजिए है उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु में मान लेते हैं रोटी, और ये है पूंजीगत वस्तु, इसमें मान लेते हैं बंदूक।
तो देखिए देश में जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, यदि उन सारे के सारे संसाधन को उपभोक्ता वस्तु, हमने एग्जांपल में मान लिया उपभोक्ता वस्तु जो उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग में ली जाती है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे ब्रेड हो सकता है, नमकीन हो सकती है, मक्खन हो सकता है, रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, यानी उपभोक्ता वस्तु जो उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। अगर सारे के सारे संसाधन देश में जो भी अवेलेबल है उनको उपभोक्ता वस्तु बनाने में लगाएं तो मान लीजिए ओए उपभोक्ता वस्तु हमारे यहाँ बन सकती है। और जितने भी संसाधन है उसे पूंजीगत वस्तु, जैसे मशीन है, बड़ी बड़ी कारें हैं, ट्रक है, बस है, तोप है, बंदूक है, गोला बारूद है, ऐसी पूंजीगत वस्तु बनाने पर लगाएं तो मान लीजिए ओए पूंजीगत वस्तु बन सकती है। तो मैक्सिमम हम उपभोक्ता वस्तु बना सकते हैं ओए, मैक्सिमम हम पूंजीगत वस्तु बना सकते हैं ओई। तो इस ए और ई को मिलाने वाले वक्र को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की संज्ञा दी जाती है। अब इसका ढाल ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक होता है? अगर मुझे उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनानी है, देखिए उपभोक्ता वस्तु मुझे ज्यादा बनानी है, बी बिंदु पर बनानी है, तो उपभोक्ता वस्तु यहां से हम बना रहे हैं OX3, तो पूंजीगत वस्तु कम बनेगी। मान लो ये उपभोक्ता वस्तु X वस्तु है और पूंजीगत वस्तु Y वस्तु है, तो हमने उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनानी है तो पूंजीगत वस्तु कम बनेगी। अगर पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनानी है तो उपभोक्ता वस्तु क्या बनेगी? कम बनेगी। और पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनानी है, Y3 बनानी है, तो उपभोक्ता वस्तु और भी कम बनेगी। ये X2, X1। और पूंजीगत वस्तु ज्यादा बनानी है Y4, तो उपभोक्ता वस्तु और कम बनेगी X0। यानी क्या है कि अगर हम X वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, यहां से देखिए यहाँ X वस्तु का उत्पादन, देख इसको अलग अलग पॉइंट दे देते हैं, A B C D E और इसको F दे देते हैं। तो देखिए ये पहला जो AF वक्र है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, PPC का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब देखिए स्टार्टिंग में F बिंदु पर Y वस्तु का उत्पादन होता है Y5, X वस्तु का उत्पादन होता है 0। अब E बिंदु पर आते हैं, X वस्तु का उत्पादन हमने बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन घटा। या देखिए इसको आप देखेंगे कि X वस्तु का उत्पादन हमने बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन इतना घटा, ये X वस्तु का उत्पादन बढ़ा तो ये Y वस्तु का उत्पादन घटा। फिर X वस्तु का उत्पादन हमने बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन फिर घटा। फिर X वस्तु का उत्पादन हमने बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन इतना घटा। फिर X वस्तु का उत्पादन बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन घटा। यानी क्या है कि X वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर Y वस्तु का उत्पादन घटता है और X वस्तु का घटाने पर Y वस्तु का उत्पादन बढ़ता है। अतः PPC कर्व ऋणात्मक ढाल युक्त होता है। देखिए उल्टा चल रहा है ना, तो ये क्या है? PPC कर्व नेगेटिव स्लोप होता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो किसी अर्थव्यवस्था की अधिकतम उत्पादन संभावना को बताता है। ये एक ऋणात्मक ढाल युक्त होता है और इसमें क्या होता है? इसका ढाल मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि देखिए पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सारे के सारे संसाधन है उसको अगर हम X वस्तु पर बनावे तो इतना उत्पादन हो सकता है और Y वस्तु पर लगावे तो इतना उत्पादन हो सकता है। तो ये हमारा PPC। अब देखिए मान लो यहां उत्पादन हो रहा है A बिंदु पर, X वस्तु बन रही है X1, Y वस्तु बन रही है Y1, Y2। X वस्तु को बढ़ाया, X1 से X2 किया, देखो मैंने X वस्तु का उत्पादन बढ़ाया तो Y वस्तु का उत्पादन घटा। देखो पहले Y2 था अभी Y1 हुआ। तो X वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर Y वस्तु का उत्पादन घटता है। उल्टा भी है, अगर मैं X वस्तु का उत्पादन घटाऊं, B से A पर आऊं तो X वस्तु का उत्पादन मैं घटाता हूं, B से A पर आया तो X वस्तु का उत्पादन घटा तो Y वस्तु का उत्पादन बढ़ा। तो यानी X वस्तु का उत्पादन घटता है तो Y वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ये क्लियर है। अगली बात देखिए उत्पादन संभावना वक्र की, ये ऋणात्मक ढाल युक्त होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 1 विशेषता उत्पादन संभावना वक्र, संभावना वक्र ऋणात्मक ढाल युक्त होता है।
ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी विशेषता इसकी देखिए, यह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। अब इसको समझने की बात है, जैसे जैसे हम एक्स वस्तु को बढ़ाएंगे, वाई वस्तु की मात्रा पहले की तुलना में ज्यादा छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है। ये एक अलग स्थिति है। ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, अर्थात एक्स वस्तु की समान मात्रा के लिए वाई वस्तु का बढ़ते हुए क्रम में त्याग किया जाता है। ये चीज आपको समझनी है कि उत्पादन समान वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, यानी एक्स वस्तु की जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाएंगे, वाई वस्तु है वो पहले की तुलना में ज्यादा त्याग करेगा। इसको आप समझेंगे, मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये उत्पादन समान वक्र की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एक्स वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है OA, और मैक्सिमम वाई वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है OB। ये हमारा उत्पादन समान, ये एक्स वस्तु लिए और ये वाई वस्तु लिए। अब देखिए एक्स वस्तु पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए इस एक्स पहला संयोग यह है, एक्स वस्तु इतनी है, वाई वस्तु, यानी देखिए उपभोक्ता, इसको आप समझेंगे पहला संयोग एक्स वस्तु का ये रहा। पहले देखिए, अगर उपभोक्ता सारी की सारी वाई वस्तु ही लेता है, वाई वस्तु का ही उत्पादन करता है, तो वो भी उत्पादन करता है, एक्स वस्तु का उत्पादन शून्य होता है। बी पर एक्स वस्तु का उत्पादन है 0, वाई वस्तु का उत्पादन है OB। इसको आप OB B है, इसको हम Y5 भी लिख सकते हैं, या OY5। अब देखिए एक्स वस्तु का उत्पादन X1 करता है, तो वाई वस्तु इतनी छोड़ता है, दिख रहा है, इतना त्याग किया, एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए इतनी वाई छोड़ी। अब दूसरी बार देखिए उतना ही एक्स और बढ़ाता है, तो अब वाई का त्याग करता है इतना। पहले त्याग किया था ये, देखो एक्स वस्तु OX1 के लिए त्याग किया Y5 से Y4, अभी त्याग किया Y3, और X1 X2 X वस्तु बढ़ाई, इतनी X वस्तु के लिए पहले से अब त्याग किया Y3 Y4, इतना त्याग। पहले त्याग था ये, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, अभी त्याग कर दिया 2। अब एक्स वस्तु उतनी और बढ़ानी। अब देखिए कंज्यूमर कितना त्याग कर रहा है, पहले की तुलना में त्याग ज्यादा हुआ, ये कितना त्याग 3। फिर एक्स वस्तु और बढ़ाई, तो अभी एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का जो त्याग किया है वो देखिए अब इतना कर, यानी ये दूरियां हैं, ये दूरियां बढ़ती चली जा रही है। तो ये बताती है कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई का जो त्याग करता है वो बढ़ता हुआ होता है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती होती है। प्रत्येक एक्स वस्तु के लिए जो वाई वस्तु का कंज्यूमर त्याग करता है वो पहले की तुलना में ज्यादा होता है। देखिए एक्स वस्तु बराबर OX1 OX2 OX3 और OX4 बराबर एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मान लो ये 10 वस्तु पहले एक्स बनती थी, अब 10 और बनाई, फिर 10 और बनाई, फिर 10 और बनाई, फिर 10 और बनाई, कुल 60 एक्स वस्तु का उत्पादन होता है। तो पहले एक्स वस्तु की 10 इकाइयों के लिए वाई वस्तु का त्याग किया 1000, यानी 10 लाख टन गेहूं के लिए हमने 1000 गांठों का कपड़े का त्याग किया मान लो। अब 10 लाख अतिरिक्त गेहूं के लिए अब की बार हमने 2000 गांठों का त्याग किया, फिर 10 लाख अतिरिक्त के लिए हमने 3000 कपड़ों की गांठों का त्याग किया, फिर 10,000 अतिरिक्त गेहूं के उत्पादन करने के लिए अब की बार 4000 गांठों का त्याग किया। इसका मतलब है
कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं, अर्थात इनमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होती है। ये चर्चा हमने करनी थी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। पहली चीज तो ये है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो ये बताता है कि देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम X वस्तु का कितना उत्पादन किया जा सकता है और अधिकतम Y वस्तु का कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसको मिलाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए तीसरी विशेषता, देखिए उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्त संयोग व अप्राप्त संयोग, ये भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनको X वस्तु के बनाने पर X वस्तु पर लगा ले, यानी देश में जितना भी पूंजी, जितने भी उत्पादन के संसाधन है, जितनी भी भूमि है, जितनी भी पूंजी है, जितना भी श्रम है, जितना भी प्रबंध है, जितना भी साहस है, उन सबको X वस्तु के उत्पादन पर लगाएं तो OA X वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। और जितना भी देश में संसाधन है उसको Y वस्तु के उत्पादन में लगाए जाए तो ये OB Y वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो ये OA ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। हम इसके B बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं, C पर कर सकते हैं, D पर कर सकते हैं, E पर कर सकते हैं, F पर कर सकते हैं, G पर कर सकते हैं, H पर कर सकते हैं, I पर कर सकते हैं, अंदर J पर कर सकते हैं, K पर कर सकते हैं, L पर कर सकते हैं, M पर कर सकते हैं, N पर कर सकते हैं। यानी उत्पादन संभावना वक्र है, उसके किसी बिंदु पर हम उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन है उन संसाधन से हम OA X वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, या सारे के सारे संसाधन को Y वस्तु पर बनाएं तो OB Y वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन किसी बिंदु पर कर सकते हैं, यहाँ X वस्तु इतनी बनेगी, Y वस्तु इतनी बनेगी, X वस्तु इतनी बनेगी, Y वस्तु इतनी बनेगी। यानी उत्पादन संभावना वक्र के भीतर उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर उत्पादन किया जा सकता है। ये सारे के सारे वक्र को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा संसाधन है वो पूरा प्रयोग में नहीं ले, यानी जितनी भूमि है उसको हम प्रयोग में नहीं ले, जितनी पूंजी है उसको प्रयोग। देखिए अगर सारी की सारी भूमि को हम प्रयोग में लेवे तो हम OX वस्तु X1 X वस्तु का X3 उत्पादन कर रहे हैं, Y वस्तु का Y3 उत्पादन कर रहे हैं। या X वस्तु का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो Y वस्तु का उत्पादन घट जाएगा। ये हमारे पास है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बता सकता है हम OA पर उत्पादन कर सकते हैं, OB पर कर सकते हैं, C D E F G H I किसी भी बिंदु पर हम उत्पादन कर सकते हैं। ये सारे उत्पादन की दृष्टि से प्राप्त संयोग है। और अगर हम पूरे संसाधन को प्रयोग में नहीं लें, यानी हम हमारी पूरी भूमि को प्रयोग में नहीं लेते हैं, पूरी पूंजी को प्रयोग में नहीं लेते हैं, पूरे श्रम को प्रयोग में नहीं लेते हैं, तो हम उत्पादन संभावना वक्र के अंदर भी उत्पादन कर सकते हैं। M बिंदु पर देखिए हम X वस्तु का भी उत्पादन इतना कर रहे हैं, Y वस्तु का भी कर रहे हैं, हमारा पूरा साधन काम में नहीं आ रहा है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसके भीतर जो भी बिंदु है वो सारे संयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्त संयोग है ये सारे बिंदु जो उत्पादन संभावना वक्र पर है, चाहे A बिंदु है, चाहे B बिंदु है, C D E F G H I, ये सारे के सारे बिंदु हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतना श्रम पूंजी प्रबंध साहस है जिनसे हम इन किसी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। और उन संसाधनों को यदि हम पूरा प्रयोग में नहीं लेते हैं तो हम इसके भीतर किसी स्थिति पर जा सकते हैं। यानी हमारी उत्पादन का ये सारा का सारा संयोग है वो प्राप्त संयोग है, प्राप्य संयोग है। इन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं, पर हम यहाँ W पर उत्पादन नहीं कर सकते, ये हमारा अप्राप्य संयोग है, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उत्पादन की संभावना W तक ले जा सके। न हमारे पास इतनी भूमि है, न इतनी पूंजी है, न इतना श्रम है, न ही प्रबंध और साहस है कि हम W पर जा सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्त संयोग कौन से होते हैं?
प्राप्य संयोग वह संयोग होते हैं जो उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पर या इसके अंदर किसी उत्पादन संभावना वक्र के भीतर किसी बिंदु पर जाएंगे तो वो सारे के सारे संयोग हमारे प्राप्य संयोग कहलाएंगे। पर इसके बाहर कोई बिंदु होगा तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना श्रम पूंजी या इतना संसाधन नहीं है कि W तक हम उत्पादन कर सकें, तो इसको हम बोलेंगे अप्राप्य संयोग। तो ये आपको यहाँ क्लियर हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्य संयोग क्या होते हैं और अप्राप्य संयोग क्या होते हैं। चौथी बात हम डिस्कस करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित सारी बात हम करना चाह सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, संसाधनों का कुशल प्रयोग। कुशल प्रयोग कैसे हो सकता है या अकुशल प्रयोग कैसे होगा, या हम बोल सकते हैं पूर्ण रोजगार कैसे होगा, या बेरोजगारी की स्थिति कैसे होगी। देखिए, ये उत्पादन संभावना वक्र, अगर इस उत्पादन संभावना वक्र के हम सब जितने भी देश में संसाधन, पूरे संसाधन को पूरी क्षमता से एक्स वस्तु के बनाने में लगाते हैं तो OA एक्स वस्तु का उत्पादन होता है, और जितने भी संसाधन है उनको Y वस्तु के उत्पादन पर लगाते हैं तो Y वस्तु का OB वस्तु का उत्पादन हो सकता है, Y वस्तु का। और ये वक्र जो है ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हमने उत्पादन किया OA पर तो इसका मतलब हमारे सारे के सारे संसाधन प्रयोग में आ रहे हैं, या उत्पादन हमने किया OB पर तो इसका मतलब वो सारे के सारे संसाधन प्रयोग में आ रहे हैं, या हमने C पर उत्पादन किया, D पर उत्पादन किया, E पर उत्पादन किया, तो ये उत्पादन संभावना वक्र के सारे बिंदु ये बिंदु है जो ये बताते हैं कि देश में जितने भी संसाधन है उन सारे संसाधनों को पूर्ण क्षमता से प्रयोग में लिया जा रहा है, पूर्ण कुशलता से उनको प्रयोग में लिया जा रहा है। तो अगर उत्पादन संभावना वक्र पर होता है तो इसको बोलेंगे, ये जो है ये बोलते हैं कुशल संसाधनों का प्रयोग। यानी जितना हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का, वो सारा का सारा मैक्सिमम हम उत्पादन कर रहे हैं, यानी हम पूरे संसाधनों को प्रयोग में ले रहे हैं, यानी संसाधनों की जितनी क्षमता है उस क्षमता को हम प्रयोग में ले रहे हैं। पर अगर उत्पादन ई के अलावा F बिंदु पर होता है, G बिंदु पर होता है या H बिंदु पर होता है, यानी उत्पादन संभावना वक्र के भीतर किसी बिंदु पर होता है, इसका मतलब है कि हम जितना उत्पादन कर सकते हैं उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे जो संसाधन है वो पूरी कुशलता से प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। एक मजदूर दिन भर में 10 घंटे की मजदूरी कर सकता है और हम उससे 5 घंटे ही काम ले रहे हैं, इसका मतलब हम पूरी क्षमता से काम नहीं ले रहे हैं। एक मशीन दिन भर में 20 घंटे कार्य कर सकती है पर हम उससे 18 घंटे ही काम ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी पूर्ण कुशलता से प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। तो अगर उत्पादन के संसाधनों का पूर्ण कुशलता से प्रयोग में लिया जाता है तो उत्पादन जो होगा वो उत्पादन संभावना वक्र पर होगा। ए बिंदु हो सकता है, बी बिंदु हो सकता है, सी बिंदु हो सकता है, डी बिंदु हो सकता है, ई बिंदु हो सकता है, यानी जो उत्पादन संभावना वक्र है इसके ऊपर कहीं उत्पादन होता है, इसका मतलब साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। जितने भी संसाधन देश में है वो सारे के सारे पूरी क्षमता से काम में लिए जा रहे हैं, यानी कोई भी संसाधन हमारा बेकार नहीं पड़ा है, हर संसाधन पूरी क्षमता से काम में आ रहा है। पर अगर हमारा संसाधन बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा है या जितनी उसकी क्षमता है उतना काम नहीं कर रहा है, प्राय देखा जाता है कि लोगों में जितनी क्षमता होती है उतना काम नहीं करते हैं, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति है। वो देखता है कि मैं क्यों काम करूं, उसको जितना वेतन मिलता है मुझे भी उतना ही वेतन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में संसाधन पूरी ढंग से काम नहीं करते हैं, या हमारी भूमि बेकार पड़ी है या पूंजी हमारी बैंकों में फालतू पड़ी है, उसको कोई काम में नहीं दे रहे हैं। तो अगर संसाधन पूरी तरह से काम में नहीं आएंगे तो उत्पादन संभावना वक्र के भीतर किसी बिंदु पर होगा। ये F बिंदु हो सकता है, G बिंदु हो सकता है, H बिंदु हो सकता है। तो ये जो है ये पूर्ण क्षमता से प्रयोग में नहीं है। यानी अगर उत्पादन संभावना वक्र पर होता है
तो यह माना जाता है कि उत्पादन के संसाधन पूर्ण क्षमता से प्रयोग में लिए जा रहे हैं। पर यदि उत्पादन संभावना वक्र के भीतर किसी बिंदु पर होता है तो ये माना जाता है कि संसाधन बेरोजगार है या संसाधन पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। अगर उस संसाधन को ढंग से प्रयोग में ले तो देश के आर्थिक विकास की स्थिति और अच्छी हो सकती है। तो ये एक और हमने देखा कि संसाधनों का कुशल और अकुशल प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात करें। इसके बाद में देखिए संसाधनों के विकास की बात करते हैं। यदि संसाधन का विकास होता है तो क्या होगा, जैसे देखिए संसाधनों के विकास की स्थिति, ये 5वां पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र का, संसाधनों के विकास की स्थिति। यानी संसाधन, मान लो संसाधन का विकास होता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ने से श्रम संसाधन बढ़ गया, या हमने कोई नए कोयले की कारखाना, कोयले की खदान हमको मिल गई, या हमें कहीं प्राकृतिक तेल मिल गया, खनिज तेल हमको नया मिल गया, कहीं हमने एटॉमिक एनर्जी वाले खनिज हमको मिल गए, कहीं पर हमको लोहे के नए भंडार मिल गए, तो ऐसी स्थिति में हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से श्रम शक्ति बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। या हमारे पास कोई नई तकनीक आ गई, हमारे पास पहले की तुलना में पूंजी ज्यादा आ गई, विदेशों से हमने पूंजी उधार ले ली, तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तो यानी संसाधनों का विकास होता है तब उत्पादन संभावना वक्र पे क्या होगा। यदि हमारे पास पहले की तुलना में श्रमिक बढ़ जाते हैं तो उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले की तुलना में हमारे पास खनिज संसाधन बढ़ जाते हैं, पहले की तुलना में हमारे पास पूंजीगत संसाधन बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए पहले की स्थिति क्या है कि जो देश में संसाधन है उससे एक्स वस्तु का उत्पादन OA हो सकता है और वाई वस्तु का उत्पादन जो है OB हो सकता है। ये एक्स वस्तु का उत्पादन है, वाई वस्तु का उत्पादन है, तो ये हमारा उत्पादन संभावना। तो ये जो AB है ये हमारा PPC कर्व। अब अगर मान लीजिए संसाधन बढ़ जाते हैं, पहले की तुलना में पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी श्रम शक्ति बढ़ जाती है, तो श्रम संसाधन बढ़ गया, या हमारे को पहले की तुलना में जमीन बढ़ जाती है, हमारा किसी देश से विवाद चल रहा था और सीमा विवाद सुलझ जाता है तो हमारी सीमा थोड़ी बढ़ जाती है, भूमि संसाधन बढ़ गया। किसी विदेशियों को हमने पैसा उधार दे रखा था, उन्होंने पैसा ब्याज से ही चुका दिया, तो हमारा पूंजी संसाधन बढ़ गया। तो अगर संसाधन बढ़ेगा तो एक्स वस्तु पहले की तुलना में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और वाई वस्तु भी हम पहले की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाईं ओर शिफ्ट हो गया। तो अगर संसाधनों का विकास होता है, मान लीजिए ये 2000 की स्थिति है, ये 2022 की स्थिति है, यानी संसाधनों का विकास होता है, श्रम का विकास होता है, या उत्पादन के जो संसाधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सास, इनका विकास होता है। पहले की तुलना में हमारे पास भूमि ज्यादा हो सकती है, पूंजी ज्यादा हो सकती है, श्रम पहले की तुलना में ज्यादा हो सकता है, प्रबंधक की कैपेसिटी हमने प्रशिक्षण देकर अच्छे प्रबंधक तैयार कर लिया हो, हमने एंटरप्रेन्योरशिप का विकास किया हो, कोई ऐसा प्रशिक्षण दिया हो कि हमारे यहाँ साहसियों की संख्या बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य यह कि उत्पादन जो है, उत्पादन के संसाधन बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो PPC कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नया हो जाएगा PPC1, ये PPC। ये संसाधन के विकास की स्थिति को बताता है कि इस प्रकार से संसाधन का विकास होगा तो PPC कर्व कहाँ जाएगा। तो इसको हम देख सकते हैं, लेकिन आर्थिक विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति में PPC। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो देखिए 1950 का PPC कर्व ये हो सकता है, 1951 का, 1991 का ये PPC कर्व हो सकता है, 2000 का ये PPC कर्व हो सकता है। यानी विकास के साथ PPC कर्व ज्यादा जा रहा है, 2022 का ये हो सकता है, ये A B C D, ये E F G H। यानी देखिए 1950 में हमारी उत्पादन क्षमता कम थी, हमारे पास तकनीकी ज्ञान कम था, हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो उत्पादन क्षमता कम थी, तो 1951 में हमारा PPC कर्व ये था। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, PPC कर्व ऊपर चला जा रहा है, यानी आर्थिक विकास के साथ PPC कर्व बाईं ओर शिफ्ट हो चला जाता है। और अगर हमारे यहाँ मंदी आ गई, युद्ध हो गया, तूफान आ गया, प्राकृतिक आपदा आई, तो PPC कर्व नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो देखिए
उत्पादन क्षमता बढ़ने पर पीपी से कर्व बाहर जाएगा और उत्पादन क्षमता घटेगी तो अंदर रहेगा। इसके बारे में अलग से आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं। इसके अलावा देखिए तकनीकी विकास होता है तो पीपी से कर्व क्या होगा। 7वां पॉइंट हम ले रहे हैं, तकनीकी विकास। वह पीपीसी का देखिए, मान लीजिए पहली स्थिति है कि देश में जो उपलब्ध तकनीक है उससे एक्स वस्तु का उत्पादन हो सकता है ओए, और सारे संसाधन वाई वस्तु में प्रयोग में लिए जाएं तो ओ भी उत्पादन हो सकता है। तो ये हमारा उत्पादन समय है। अब तकनीकी विकास होता है यदि एक्स वस्तु के उत्पादन में तकनीकी विकास होता है। देखिए मान लीजिए एक्स वस्तु है कृषि और वाई वस्तु उद्योग प्रणाली। अगर जितना भी टेक्नोलॉजिकल विकास, जितना भी तकनीकी विकास है कृषि क्षेत्र में हुआ, कृषि क्षेत्र में अच्छी मशीनों का प्रयोग किया गया, अच्छे बीज आ गए, अच्छी केचुआ खाद आ गई, या और ऐसे ही फर्टिलाइजर्स आ गए, या हमारे पास पेस्टिसाइड्स नए आ गए। जितना भी तकनीकी विकास हुआ वो कृषि क्षेत्र में हुआ, तो कृषि क्षेत्र का उत्पादन उन्हीं संसाधनों से पहले की तुलना में ज्यादा किया जा सकता है। तो उत्पादन समान नामक हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। यदि सारे के सारे सुधार, तकनीकी विकास सारे का सारा अगर कृषि क्षेत्र में है या उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में है या एक्स वस्तु के क्षेत्र में है, तो एक्स वस्तु पहले ओए का उत्पादन होता था, अब ओए डेज का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन समान वक्र है वो इस प्रकार से हो जाएगा। यदि सारे सुधार वाई वस्तु के उत्पादन में हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए जो सुधार है तकनीकी विकास वो वाई वस्तु के उत्पादन में तकनीकी विकास हुआ, एक्स वस्तु के उत्पादन में कोई भी तकनीकी विकास नहीं हुआ, पहले हमारा उत्पादन संभावना वक्र ये है, यहाँ एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। अब सारा का सारा तकनीकी विकास वाई वस्तु में होता है तो नई स्थिति में बी डेश वाई वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र जब वाई वस्तु के क्षेत्र में तकनीकी विकास होता है तो उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा। यदि दोनों ही क्षेत्रों में तकनीकी विकास होता है, यानी कृषि क्षेत्र में भी तकनीकी विकास होता है और उपभोक्ता वस्तु से कृषि वस्तु क्षेत्र में भी तकनीकी विकास होता है और औद्योगिक क्षेत्र में भी तकनीकी विकास होता है, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में भी तकनीकी विकास होता है और वाई वस्तु के उत्पादन में भी तकनीकी विकास होता है। तो उन्हीं संसाधनों से पहले की तुलना में एक्स वस्तु भी हम ज्यादा बना सकते हैं और पहले की तुलना में वाई वस्तु भी ज्यादा बना सकते हैं। तो तकनीकी विकास को हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए मान लीजिए पहले हमारा ये उत्पादन संभावना वक्र है जहाँ ओए एक्स वस्तु का उत्पादन हो सकता है और वाई वस्तु का उत्पादन ओ वाई हो सकता है, ओ बी हो सकता है। अगर एक्स वस्तु देखिए अब तकनीकी वाई वस्तु में तकनीकी सुधार हुआ तो पहले की तुलना में ज्यादा बन सकती है, एक्स वस्तु में भी तकनीकी सुधार हुआ तो पहले की तुलना में ज्यादा बन सकती है। तो इस तकनीकी सुधार के फलस्वरूप जो दोनों ही सेक्टर में तकनीकी सुधार हुआ है तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ओ ए बी की जगह ए डैश बी डैश हो जाएगा, यानी ये बाईं ओर चला जाएगा। ये तकनीकी सुधार में उत्पादन संभावना की स्थिति क्या है उसके बाद में बात करें। अगली चीज देखते हैं, बहुत सिंपल सा थोड़ी सी चीज और हम डिस्कस करेंगे। तकनीकी सुधार की हमने बात करी। 8वां पॉइंट देखेंगे, सीमांत पीपीसी कार्यों में सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या होती है। देखिए सीमांत अवसर लागत क्या है। एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से वाई वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है उसे अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देखिए पीपीसी कर्व है, इसमें सीमांत अवसर लागत क्या होगी। ये हमारा पीपीसी कर्व है जहां एक्स वस्तु का उत्पादन ओए हो सकता है और वाई वस्तु का उत्पादन ओ बी कर सकते हैं। अगर देखिए एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है पहले x1 और वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है y1।
अब एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, x1 से x2 करना है, तो ये हमने एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाया, एक्स डेल्टा एक्स बढ़ाया, तो y वस्तु का उत्पादन डेल्टा y घटा। तो ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां देखिए एक्स वस्तु का उत्पादन ये लंब है डेल्टा y और आधार है डेल्टा x, ये घटा और ये बढ़ा, तो ढाल नेगेटिव है। एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा, तो यहां देखिए लंब माइनस, ये माइनस का डेल्टा y वस्तु का उत्पादन घटा, ये घटा ना, तो माइनस। एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा, तो ये बताता है सीमांत अवसर लागत को, यानी एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए y वस्तु का जो त्याग किया जाता है उसे सीमांत अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है, यानी एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए कंज्यूमर के द्वारा जो y वस्तु का त्याग किया जाता है वो पहले की तुलना में बढ़ता हुआ होता है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। यहाँ ये सीमांत अवसर लागत है, ये बता रही है कि एक्स वस्तु का उत्पादन चूंकि संसाधन सीमित मात्रा में है, तो उन संसाधनों से अगर आप एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वजह से वाई वस्तु से आपको कुछ संसाधन निकालने पड़ेंगे। तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने की वजह से वाई वस्तु का उत्पादन कुछ घटेगा, तो एक्स वस्तु का उत्पादन डेल्टा एक्स बढ़ता है तो वाई वस्तु का उत्पादन डेल्टा वाई घटता है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ढाल नेगेटिव है। तो ये सीमांत अवसर लागत की बात करी, और सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसको और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पीपीसी कर्व के हर चीज का पूरी तरह से न। देखिए पीपीसी कर्व में ये 9वां पॉइंट, पीपीसी कर्व में सीमांत अवसर लागत के बढ़ने की प्रवृत्ति, क्या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है पीपीसी कर्व में। देखिए सीमांत अवसर लागत कैसे बढ़ती है इसको आप समझेंगे। ये पीपीसी कर्व है, एक्स वस्तु का उत्पादन OA हो सकता है, वाई वस्तु का उत्पादन OB हो सकता है। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु। अब देखिए एक्स वस्तु का एक अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का जो त्याग किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का त्याग किया है, फिर एक्स वस्तु का ये देखिए ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, फिर एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का ये त्याग किया, यानी डेल्टा x2, ये डेल्टा x1 और ये डेल्टा y2। फिर एक्स वस्तु का एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का जो त्याग किया जाता है ये डेल्टा x3 और ये डेल्टा y3। ये देखिए ये बढ़ रहा है, पहले कम फिर और ज्यादा। फिर एक्स वस्तु का एक अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का जो त्याग किया ये डेल्टा x4 के लिए त्याग किया डेल्टा y4। फिर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए ये पहली इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, ये चौथी इकाई और एक पांचवी इकाई। अब y का जो त्याग किया जाता है ये डेल्टा y5 डेल्टा x5। तो देखिए डेल्टा x1 डेल्टा y1 या एक, इसको मानेंगे 1/1। अब देखिए ये 2/1, क्योंकि पहले से त्याग, पहले 1 त्याग हुआ, अब 2 त्याग हुआ, अब 3 त्याग किया, अब 4 त्याग किया, अब 5 त्याग किया। तो लगातार ये बढ़ता हुआ है। ये दूसरी चीज हम लेंगे डेल्टा y2 बटे डेल्टा x2, x तो वही है, ये 2 है। फिर डेल्टा y3 बटे डेल्टा x3, ये तो एक ही है, ये 3 है। डेल्टा y4 बटे डेल्टा x4, ये तो एक ही है, ये 4 है। ये डेल्टा y5 बटे डेल्टा x5, ये तो एक ही है, 5 है। ये त्याग क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। किसी देश में जितने भी उत्पादन के संभावना वक्र है, जितने भी उत्पादन के संसाधन है, उनको एक्स वस्तु के बनाने पर मैक्सिमम एक्स वस्तु कितनी बन सकती है और वाई वस्तु में लगावे तो कितनी वाई बन सकती है, उन दोनों को मिलाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। फिर हमने ये बात बताई कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरी बात हमने देखी कि उत्पादन संभावना पर मूल बिंदु प्रति ऊर्ध्वाधर होते हैं।
चौथी बात हमने देखी कि उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्त संयोग कौन से हैं, अप्राप्त संयोग कौन से हैं। उत्पादन संभावना वक्र पर किस स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति है, किस स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। उसके बाद हमने ये देखा कि उत्पादन संभावना वक्र में संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो सकता है, आर्थिक विकास की दर कैसे बताई जा सकती है। इसके अलावा अगर तकनीकी विकास होता है, श्रम प्रधान तकनीक में विकास होता है तो उत्पादन संभावना वक्र में कैसे होगा, पूंजी प्रधान तकनीक का विकास होता है तो उत्पादन संभावना वक्र किधर मूव करेगा, यानी एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार होता है तो उत्पादन संभावना वक्र कैसे विवर्तित होगा, वाई वस्तु की तकनीक में सुधार होता है तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से विवर्तित होगा, और दोनों ही वस्तु के उत्पादन में तकनीक में सुधार होता है तो उत्पादन संभावना वक्र में क्या होने वाला है। इसके अलावा सीमांत अवसर लागत क्या होती है उसको हमने जाना, कैसे पीपी से कर का ढाल ऋणात्मक होता है उसको हम जाना, और कैसे सीमांत जो अवसर लागत है वो बढ़ती हुई कैसे होती है, कैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आता है, इसको हम जाना। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो अपने आप में बहुत पर्याप्त है ये जानने के लिए कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको अच्छे से उत्पादन संभावना वक्र समझ में आ जाए।